नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। नेपाल में भूकंप को आए लगभग 3 दिन हो रहे हैं। इस 3 दिनों में IBN 7 की कोशिश रही कि उन तमाम बिछड़ों को जो अपने घर वालों से बिछड़ चुके हैं, नेपाल में कहीं फंसे हुए हैं, आपस में दोनों का मिलान करवा सकें या उनकी वेयरअबाउट्स की जानकारी, उनके वहाँ होने की जानकारी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों तक, उनके परिवारों तक पहुँचा सकें, आपस में बात करवा सकें। इस भीषण भूकंप से मची तबाही के निशान नेपाल के चप्पे चप्पे में बिखरे पड़े हैं। हमारा पड़ोसी नेपाल, हमारा अपना नेपाल आज त्राहिमाम हो चुका है। शहर हो, गांव हो, होटल हो, मकान हो, जहां नजर जाती है सिर्फ बर्बादी और इंसान की बेबसी नजर आ रही है। आशंका यहां तक जताई जा रही है कि अभी भी हजारों लोग मलबे में दबे हुए हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं राजधानी काठमांडू से लगे हुए जहां पर अभी तक राहत सामग्री पहुंची नहीं है, राहत कर्मी पहुंच नहीं पाए हैं। वहां मलबों में अभी भी ऐसे तमाम लोग दबे हो सकते हैं। ललितपुर एक ऐसा इलाका है जो काठमांडू से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर बताया जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर उस रिहायशी इलाके में तबाही हुई है। बचने की संभावना लोगों के दिन पर दिन कम होती जा रही है, लेकिन उम्मीदों का दामन नहीं छूटा है। अब भी मलबे के ढेर से जिंदगी के निशान तलाशने की कवायद लगातार जारी है। भूकंप की चपेट में आकर 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इन लोगों के इलाज में भी अब मुश्किलें आ रही हैं। डर महामारी की ओर इशारा कर रहा है। इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद लोगों ने उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है। पड़ोसी मुल्क नेपाल में हमारे तमाम सहयोगी, नेटवर्क 18 के तमाम रिपोर्टर्स इस त्रासदी के साक्षी हैं। वो पल पल की अपडेट हर जगह से, हर हाल में आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए काठमांडू और आसपास के इलाके से हमारे सहयोगियों की आंखों देखी। काठमांडू के पुराने इलाकों में शुमार भक्तपुर अब बियाबान सा नजर आता है। जो गलियां लोगों की चहल पहल से गुलजार रहती थी, अब वहां मरघट सा सन्नाटा पसरा है। भूकंप ने पूरे मोहल्ले को उजाड़ दिया है। ज्यादातर मकान टूट गए हैं। डर के मारे लोग खुले में रह रहे हैं। अपने घरों में लौटने से भी कतरा रहे हैं। काठमांडू शहर से अगर बाहर निकलें तो कई जगहों पर आपको ऐसा नजारा दिखने को मिलेगा। पूरी की पूरी इमारतें धंस गई हैं और जहां इमारतों का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वहां भी उनकी नींव बहुत कमजोर है। जाहिर सी बात है इन घरों में अब कोई नहीं रह रहा है। अगर गौर से देखें तो कई जगहों पर आपको घर का मामूली सामान बिखरा हुआ मिलेगा। कई जगहों पर दवाइयां, प्लेटें, एक चप्पल, पहनने के कपड़े, मानो कि जैसे भूकंप के वो झटके आए, लोगों ने अपनी मामूली जरूरतों की जो भी सामान वो समेट सके वो लेकर यहाँ से भाग गए। जाहिर सी बात है पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर रहने वाले लोग टेंटों में रह रहे हैं और उनके वापस आने का कोई अंदेशा नहीं है। इन इमारतों की नींव अब बहुत ही कमजोर हो चुकी है और थोड़े से झटके से यहाँ पर और भी नुकसान हो सकता है। ये आपका घर है? हाँ। जब भूकंप आया तो अंदर है। काठमांडू का थमेल इलाका बेहद घने बसे इलाकों में से एक है। सकरी गलियां और एक दूसरे से सटे मकान इसकी पहचान है, लेकिन अब यही पहचान थमेल के लोगों की मुश्किल का सबब बन गया है। सकरे रास्तों के चलते राहत और बचाव के काम में जेसीबी और दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। थमेल के गेस्ट हाउस में 26 भारतीय ठहरे थे। उनमें से 5 का अब तक कोई पता नहीं है। नेपाली फौज के जवान अब मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। इस जगह पर रेस्क्यू यानी बचाव के लिए मौजूद नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कमांडर शशांक अगार्गी मेरे साथ हैं। शशांक, हमें जो पता लगा कि यहाँ पर कुछ भारतीयों का, इंडियंस का कोई ग्रुप था और उनमें से कुछ लोग अभी भी लापता हैं, मिले नहीं है। हाँ, हमें भी वैसी इंफॉर्मेशन मिली है और हम उसी के लिए वो रेस्क्यू अभी कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास कुछ वैसे वेट लिफ्टिंग काइंड ऑफ बिग इक्विपमेंट नहीं है,
जो यहाँ पर प्लेस कर सके। 3 दिन हो गए हैं करीब, सैटरडे को शायद ये इमारत गिरी थी। अभी 3 दिन तक भी आप जो इक्विपमेंट चाहिए वो नहीं ला पाए हैं। नहीं, इक्विपमेंट हमारे पास है जी, लेकिन ये जगह वैसा है। नहीं है कि वहाँ पर हम रख सके। और देखिए ना कि ये जो है ये हम निकाल कर कहाँ पर रखे। जी, और देखिए कि ये प्रकृति भी हमारे कुछ फेवर में नहीं है, तो इसलिए रेस्क्यू करना थोड़ा मुश्किल है। मौसम, आपका मतलब है कि जैसे रात भर बारिश भी होती है और भूकंप भी आती जाती रहती है। जी, इस इमारत में करीब 4 दर्जन करीब 26 भारतीयों का एक ग्रुप ठहरा हुआ था, जो हमें अभी बताया गया है। और उनमें से 5 लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ये आप देख सकते हैं कि नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान यहाँ रेस्क्यू में लगे हुए हैं, लेकिन ये इतना बड़ा विध्वंस है, इतनी बड़ी इमारत जो गिरी है, उसके लिए नाकाफी है ये इंतजाम। दरअसल ये आप चारों तरफ जो ये आप इमारतें देख रहे हैं, ये इमारतों से घिरा हुआ इलाका है और यहाँ पतली पतली संकरी गलियां हैं। इन गलियों में हैवी जो बड़े वाहन हैं, जो जेसीबी मशीन है, जो इस तरह के विध्वंस के राहत कार्य के लिए चाहिए, वो अभी तक नहीं यहाँ आ पाया है 3 दिन बीतने के बाद भी। तो इस तरह की मुश्किलात का सामना जो बचाव दल है वो उन्हें करना पड़ रहा है। भक्तपुर का दरबार स्क्वायर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। बेहतरीन आर्किटेक्चर और लकड़ियों से बनी खूबसूरत इमारतों वाला ये इलाका सैलानियों की पसंदीदा जगह हुआ करता था, लेकिन भूकंप ने इस ऐतिहासिक विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई खूबसूरत इमारतें और मंदिर भूकंप में जमींदोज हो गए हैं। मैं इस वक्त काठमांडू से सटे भक्तापुर जिले में हूँ। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां मैं खड़ा हूँ, टूरिस्टों की मनपसंद जगह, लेकिन कुदरत के कहर ने इस जगह को भी नहीं बख्शा। मेरे साथ बात करेंगे, यहाँ पर एक गेस्ट हाउस चलाते हैं कैलाश। यहाँ मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि बहुत ही तबाही हुई है उसके वजह से। ये क्या ये यहाँ पर ये सब क्या था? ये भक्तपुर म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस था जी। ये इधर पे आप देख सकते हैं, टायर लोग रख रहा है, ये फाइल रोक रख रहा है। ये स्क्वायर है, दरबार स्क्वायर कहता है भक्तपुर का। ये पीछे एक बड़ा खूबसूरत शिवजी मंदिर है। मैं 10 साल पहले 2005 में एक बार इस इलाके में आया था, मुझे कुछ याद है। शायद ये एक शिवजी मंदिर हुआ करता था। ये शिवजी का है, ये इसका लोकल नेम है फसीदेव मंदिर है। अब सब लोग टूट गया है, सब इतने लोग बिछड़ हो गया है। अभी ये 55 विंडो पैलेस है, इसको कुछ में चोट नहीं है, पर अंदर से टूटा हुआ है। और ये सामने इस तरफ एक बात मैं फिर मलबा देख रहा हूँ, पूरी तरीके से गिर गया है। ये वत्सला देवी टेम्पल है। अच्छा। इसमें बहुत अच्छा आर्ट और क्राफ्टमैनशिप था, जो स्टोन में कार्व किया था, वो अब सब बिछड़ गया है पूरी तरह से। ये वत्सला देवी मंदिर मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है। दरअसल ये भक्तापुर का इलाका, जैसा हमने आपको बताया कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बेहद खूबसूरत ये इलाका होता है। और जो भी टूरिस्ट यहाँ काठमांडू में आते हैं, उनकी पहली पसंद होती है कि वो इस इलाके में आएं। ये देखिए, ये इसका दरबार स्क्वायर का एक और हिस्सा है। ये एक बिग बेल यहाँ का ये एक मशहूर मॉन्यूमेंट है, आप ये कह सकते हैं। इस इलाके में मैं थोड़ा कम तबाही देख रहा हूँ कैलाश, क्या यहाँ कम नुकसान हुआ? नहीं, ये तो भक्तपुर का एक शान है ये जी। ये अगर आप वो गेट से आइए, गेट भी बहुत नुकसान हुआ है। और उधर पर एक था ये इंडियन पैगोडा जैसा टेम्पल था, वो भी तहस-नहस हो गई। अच्छा। तो अब हम ये गोल्डन गेट है, गोल्डन गेट है, अंदर ये पैलेस है। उधर आप जा नहीं सकते क्योंकि बंद किया हुआ है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। आप ये देख सकते हैं, ये आर्ट गैलरी है, ये भी बहुत टूटा हुआ है। अच्छा, ये इस तरफ ये आर्ट गैलरी नजर आ रही है। अच्छा कैलाश, आप यहाँ पे एक गेस्ट हाउस चलाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये भूकंप के बाद जो ये नुकसान हुआ है, क्या आप लोगों के रोजगार पे, आप लोगों की जो कमाई है उस पर भी फर्क पड़ेगा इससे? वो तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि अभी बिजली भी नहीं है, अभी पानी भी नहीं है। अब हम अपने आपको नहीं देख सकते, तो हम टूरिस्ट को कैसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि वो आपकी किस तरीके से मदद करे? अब एक्सपेक्ट तो हम फर्स्ट तो सेफ्टी का है ना, बाद में सेफ ड्रिंकिंग वाटर का है, बाद में तो वो सरकार भी, क्योंकि इधर पे नहीं हुआ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेपाल में हुआ, ये तो सेंटर में है जी।
क्योंकि सेंटर में तो हम अपने आप देख सकते हैं पर विलेज में देख नहीं सकते। मेन फोकस ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्या आपको लगता है कि ये सरकार इसे दोबारा बना पाएगी, उतना ही खूबसूरत इसे शक्ल दे पाएगी? सरकार तो नहीं बोल सकता, हमारा ये अक्टूबर का म्यूनिसिपैलिटी है। हाँ जी। उसने मैंने सुना था ये इसने सब नक्शा बहुत स्टडी किया है, बनाया है, बाद में ये बना सकते हैं। अच्छा, तो टाइम का मामला है, टाइम कितना आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो चाहता हूँ हमको फर्स्ट तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर दीजिए, बाद में ये जो मिस हुआ है ना वो हटाना चाहिए, उतना है बात तो सर। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, गेस्ट हाउस चलाने वाले हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, जिनकी पूरी कमाई जो है वो पर्यटकों पर, टूरिस्टों पर निर्भर करती है, उनका ये कहना है कि सबसे पहले उन्हें सुरक्षा चाहिए। अभी भी डर लगता है यहाँ के लोकल लोगों को कि कहीं तूफान के और झटके ना आए, और इसके बाद ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसकी जो खूबसूरती है, इसे वापस लौटाया जा सके, ऐसी यहाँ के लोगों की उम्मीद है। 7.9 तीव्रता के भूकंप की मार ने हजारों जिंदगियां ले ली, हजारों लोग बुरी तरह जख्मी हैं। काठमांडू के अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। हालत यह है कि सड़क पर टेंट गाड़कर वहां अस्पताल बनाया गया। कुछ मरीज तो इस कदर घबराए हुए हैं कि वो अस्पताल में इस डर से नहीं जा रहे हैं कि कहीं फिर भूकंप की चपेट में न आ जाए। $3300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 10,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। 3 दिन बीत चुके हैं काठमांडू में जबकि ये अर्थक्वेक, ये भूकंप आया था, और यहाँ की जो स्थिति है, सरकार या जो भी प्रशासन है वो इसे हैंडल करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही है। उसका सीधा कारण ये है कि त्रासदी इतनी बड़े स्तर पे ये हुआ है कि कोई भी सरकार जो है वो इस त्रासदी के सामने पस्त हो जाएगी। मैं अभी खड़ा हूँ काठमांडू के एक सड़क पे, ये मेन मुख्य मार्ग है काठमांडू का। यहाँ से आप देख रहे हैं गाड़ियां आ जा रही हैं, और ये जो आपको ब्लू रंग का टेंट जो दिख रहा है, ये किनारे, रोड के किनारे जो टेंट लगा हुआ है, ये एक अस्पताल है। ऐसे बहुत सारे मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए गए हैं काठमांडू में जहां पर कि रोगियों का इलाज किया जा रहा है। ऑपरेशन छोड़ के बाकी हर तरह का इलाज इन सड़कों पे किया जा रहा है। एक मेकशिफ्ट टेंट लगा के उसे अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। इतनी ज्यादा संख्या में लोग घायल हुए हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है, लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, और इसके चलते जो सरकारी अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर कम्युनिटी हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि किसी तरह से मरीजों का वो इलाज करें। आप देखिए ये सड़क है, इस पे पहले कभी गाड़ियां चलती थी, इसे घेर दिया गया है और घेर के इस पूरे एरिया को अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी आपके सामने अगर आप देखेंगे तो 25-30 पेशेंट ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं, जिनका इसमें इलाज चल रहा है, और यहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, नर्सों की टीम मौजूद है। इनका कहना है कि इतनी बड़ी त्रासदी नेपाल ने पहले कभी नहीं झेली, और इनके पास इस तरह से इलाज करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इनके पास अस्पतालों में जगह नहीं है जहां पर कि ये पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सके। भूकंप ने नेपाल के दर्जन भर जिलों में जमकर तबाही मचाई है। इस मुश्किल घड़ी में भारतीय सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ के जवान भी राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। काठमांडू एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर और विमान मरीजों और पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं। काठमांडू एयरबेस पे इस वक्त हम हैं और हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरीके से मी-17 V5 यहाँ पर हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड है। साथ ही नेपलीज विमान भी यहाँ पर लैंड है, एवरो, जो कि रिलीफ और इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपलीज आर्मी के साथ मिलकर जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर बचाव का काम कर रही है, रेस्क्यू का काम कर रही है, साथ ही इवैक्यूएशन भी कर रही है, और जो इंडियन नेशनल्स फंसे हुए हैं उनको निकाल रही है। हमारे साथ यहाँ पर सुरेश जी हैं, इंडियन एयरफोर्स से, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन जारी है? हम लोग जो है इधर रिलीफ, खास करके रिलीफ के ऑपरेशन ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, एंड जो कैजुअलिटीज़ है उनको उठा रहे। कल सुबह से हमारी ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। हमारे 6 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, एक्स काठमांडू, और 2 हेलीकॉप्टर एक्स पराकू करके एक जगह है नॉर्थ वेस्ट में, वहीं से भी डिप्लॉय करेंगे आज से। सर, मुश्किलें कहाँ पे सबसे ज़्यादा पेश आ रही हैं? मुश्किलें क्योंकि जगह जो है जाना है उधर हेलीपैड्स नहीं है, हेलीकॉप्टर को लैंड होने में दिक्कत होती है, बट पायलट्स वो आसपास की जगह ढूंढ के कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल कैलामिटी, वी हैव टू डू द थिंग्स आउट ऑफ द वे एट टाइम्स, एंड वी आर डूइंग इट बट अंडर ऑल सेफ प्रिकॉशन।
काठमांडू एयरबेस पर हेलीकॉप्टरों की आवाजाही लगातार जारी है। यह हेलीकॉप्टर भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत और खाने पीने का सामान पहुंचाते हैं और फिर दुर्गम जगहों पर फंसे भूकंप पीड़ितों को लाते हैं ताकि उन्हें सही इलाज मिल सके। भारतीय वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर MI-17 कुछ और घायलों को लेकर आया है नेपाल त्रासदी के। तस्वीरें भयावह हो सकती हैं जो आप देख रहे हैं। स्ट्रेचर पर यहाँ पर लोगों को ले जाया जा रहा है और काफी जब यहाँ देख रहे हैं बुजुर्ग लोग हैं, कईयों के हाथ में फ्रैक्चर है, कईयों को मल्टीपल इंजरीज है, बहुत से लोग चल नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है यहाँ पर लोगों को। और इसके बाद ये जो हेलीकॉप्टर है ये पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गया था, इवैक्यूएशन के लिए गया था, रिलीफ मटेरियल साथ लेकर गया था और उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों को वापस लाया जा रहा है। काठमांडू के अस्पतालों में जगह कम है और मरीज ज्यादा, लिहाजा एयरबेस पर ही अस्थायी मेडिकल कैंप लगाया गया है जहां मामूली रूप से जख्मी लोगों का इलाज किया जा रहा है, जबकि गंभीर तौर पर जख्मी लोगों को अस्पताल भेजा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का शायद ये सबसे मुश्किल और दर्दनाक ये मंजर है। ये लोग जरूर बच गए हैं। आपको बताएं कि ये सिंधुपाल चौक और नुआकोट से ये लोग यहाँ पर लाए गए हैं जहाँ पर भूकंप का असर कितना हुआ इन लोगों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इनमें से कई लोग हैं जिनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, जिनको कई जगह चोट लगी है, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जिनके फ्रैक्चर है, उनके हाथों में अभी लकड़ी के सहारे उनके हाथों को बांधा गया है। लोग अपने हाथ नहीं हिला पा रहे, कई लोग सो नहीं पा रहे। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक यहाँ पर सब मौजूद है, लेकिन ये देखना शायद बहुत ही मुश्किल है और ये रिपोर्ट करना भी शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इन लोगों को देखकर असहाय महसूस करते हैं। लेकिन एक अच्छा काम जो यहाँ पर नेपाली सेना के साथ मिलकर हमारी सेना कर रही है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, NDRF यहाँ पर लोगों को बचाने का काम कर रही है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को। उम्मीद करते हैं कि ये सब वापस अपनी जिंदगी में एक दिन लौट जाएंगे, सब कुछ एक दिन फिर से ठीक हो जाएगा। जिस वक्त नेपाल थर्राया उस वक्त हजारों विदेशी सैलानी वहां मौजूद थे। भूकंप के बाद हर शख्स सुरक्षित अपने घर लौटना चाहता है, इसलिए काठमांडू एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जुट गई है। कई लोग 2 दिन से भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रभाकर को एक बच्ची भी मिली जिसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। उस बच्ची की बस यही गुहार है कि उसे और उसके परिवार को सुरक्षित भारत पहुंचा दिया जाए। 3 दिन बीत चुके हैं जब नेपाल में भूकंप ने भयंकर तबाही बरपाई। हम मौजूद हैं इस समय काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल पे और ये जब लंबी कतार देख रहे हैं लोगों की, ये वो भारतीय हैं जो या तो यहाँ रहते हैं या यहाँ घूमने आए थे और भूकंप के बाद से फंस गए हैं और उसके बाद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो इंडियन एम्बेसी यहाँ पर चला रही है उसके थ्रू ये वापस अपने घरों को वापस लौटने के लिए कतार में खड़े हैं। जो इंडियन एम्बेसी है काठमांडू में वो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चला रही है। एयरफोर्स की फ्लाइट्स हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स हैं जो कि वापस लोगों को अपने घरों में पहुंचाने के लिए फ्री एक सर्विस दे रही है और लगभग 4000 लोगों को हमें बताया गया 4000 लोगों को कल पहुंचाया गया है और अभी ये लगभग मैं देख रहा हूँ कि 10,000 के आसपास लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं। बताइए क्यों लाइन में खड़े हैं आप? वही दिल्ली अपने घर वालों से मिलने के लिए। तो ये क्या फ्री लेके जा रहे हैं? फ्री जाएंगे बोल के मतलब न्यूज में आया था तो हम लोग उसी के लिए खड़े हैं ताकि फ्री जा सकें। हम भी परेशान है सर, हमारा घर टूट गया, मकान दुकान टूट गई, हम तो कल से रो रहे हैं। काठमांडू रहते हैं ये रोड में। अभी ये क्यों है, ये क्या चीज की क्यों है? ये कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ ही नहीं है। अब नहीं, ये जो लाइन लगी है ये क्या चीज की लाइन है? ये जाने के लिए, इंडिया जाने के लिए। तो ये एम्बेसी ने अरेंज किया है? पता नहीं वो इंडिया वालों ने। बेटा ये टेल मी अंकल जल्दी कर दीजिए ना, हम लोग परसों से वेट कर रहे हैं। कहाँ है पापा मम्मी? कहाँ है तुम्हारे? पापा मम्मी आते हैं, मेरी नानी माँ खड़ी है, चक्कर आ रहा है। पापा मम्मी को कुछ खाया नहीं और हम लोग ने परसों से कुछ भी नहीं खाया है। रोने आ रहे हैं
छोटे बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है। ये रहे इसकी मम्मी पापा, ये देखिए इसके बड़े पापा ने बड़ी माँ को भेज दीजिए, नाना नानी को और मेरे को भेज दीजिए, नाना जी तो आगे चले गए। सिर्फ काठमांडू ही नहीं, दर्जन भर से ज्यादा शहर भूकंप की चपेट में आए हैं। भूकंप की मार से बेहाल सुनसारी जिले के दुहाबी में पहुंचे हमारे सहयोगी सौगत मुखोपाध्याय की मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जिसके कई सदस्य इस दर्दनाक त्रासदी का शिकार हो गए। क्या हुआ? आपके घर के कोई इस कोलैप्स में मर गए क्या? बेटी थी मेरा। क्या हुआ उस दिन? उस दिन वही आया भूकंप, वो बाहर घर से निकली दौड़ करके, वो डेथ कर गई। ये वो यहाँ से भाग के जाने की कोशिश कर रही थी? जाने की कोशिश कर रही थी, घर से बाहर निकली, दीवार गिर गया उसका देह पर। सरकार ने आपके और आपके परिवार को कोई कॉम्पेंसेशन कुछ बोले हैं आपके बारे में? आपको पता चला है कुछ? अभी तक तो नहीं कहाँ पता चला, कुछ नहीं पता चला। ये बाउंड्री वॉल किसका था? मरवाड़ी का, राजू अग्रवाल का। अच्छा, ये कोई गोडाउन है क्या यहाँ? चावल दाल। जी। माँ जी, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? आपके परिवार वाले भी कोई इसमें आपके घर में हमारा लड़का था घर से बाहर निकले उसी तरह हमारा बच्चा खत्म हो गया। भूकंप 3 दिन पहले शनिवार को आया था, लेकिन लोगों के जहन में खौफ बरकरार है। ये तस्वीरें हैं गोरखा जिले की। बार बार आ रहे झटकों ने यहाँ के लोगों की नींद उड़ा दी है। हालत ये है कि लोग अब भी अपने घरों में लौटने को तैयार नहीं। ये गोरखा जिला का मुख्यालय गोरखा बाजार है, यानी शहर है। एक भी घर ऐसा नहीं है, हजारों की तादाद में यहाँ घर हैं, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई आदमी नजर आए। तमाम घरों में ताले बंद हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर खुले मैदान में शरण ले रखे हैं। ये मौत का खौफ है, डर है, दहशत है। इसी दहशत ने लोगों को सड़क पर बत्ती जलाने को मजबूर कर दिया है। जनरेटर का खास प्रबंध कर सड़क पर लाइट जलाया गया है ताकि अगर भूकंप आए तो भागने का रास्ता दिख सके। घर में कोई आदमी मौजूद नहीं है। बैंक का एटीएम सामने है, एटीएम बंद पड़ा है। हालांकि पैसा अगर हो भी, एटीएम से पैसा निकल भी जाए तो खरीदा क्या जाए, कहां से खरीदा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। दुकानें कोई भी कल दिन के 11 बजे के बाद नहीं खुली। नेपाल की राजधानी इन दिनों किसी बड़े रिफ्यूजी कैंप की तरह दिखती है। घरों में जाने से डरे लोग खुले आसमान के नीचे दिन गुजार रहे हैं। नेपाल निर्वाचन आयोग के दफ्तर का लॉन लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में स्थानीय और विदेशी लोग शरण लिए हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त काठमांडू में जो नेपाल का मुख्य निर्वाचन आयोग है उसका ये एक लॉन है और उसके अंदर यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ इस कैंप के अंदर किस तरीके से लोग बिखरे हुए हैं और यहाँ पर ये लोग पिछले 2 दिन से मौजूद हैं। लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग अपने घरों को जाना नहीं चाहते हैं। ये जो कैंप है या इसके ठीक पीछे नेपाल के उपराष्ट्रपति का कार्यालय है, यानी कि ये एक हाई प्रोफाइल इलाका है और इस इलाके के पास लगे हुए इस कैंप के अंदर भी बुनियादी सुविधाओं तक की कमी है और लोग शिकायत कर रहे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जो कैंप लगे होंगे वहां पर क्या आलम होगा। पूरा नेपाल भूकंप के दर्द से बेहाल है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जिस पर कुदरत के इस कहर का असर नहीं पड़ा। काठमांडू का विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर इस भयंकर भूकंप में भी पूरी तरह बच गया। इससे भोले भंडारी की महिमा कहिए, महादेव की शक्ति कहिए या कुदरत की मेहरबानी। शनिवार को आए भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य प्रांगण को रत्ती भर नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि मंदिर के बाहरी इलाकों में मामूली नुकसान जरूर हुआ है।
मैं इस वक्त 1400 साल पुराने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में मौजूद हूं। दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। यहां पर लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। खास बात यह है और हैरानी की बात भी है कि जो खतरनाक जलजला नेपाल में आया, काठमांडू के आसपास के इलाकों में आया, जिसने 3000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, हजारों इमारतें जमींदोज हो गई, हजारों बस्तियां उजड़ गई, लेकिन इस पशुपतिनाथ मंदिर का जो ये मेन कैंपस है, यहां पर इस खतरनाक भूकंप का कोई असर नहीं दिखता है। यहां पर इस मंदिर के अंदर की कोई इमारत, कोई मूर्ति अपनी जगह से नहीं हिली। हां, ये बात जरूर है कि कुछ इस मंदिर के बाहर के जो कुछ हिस्से हैं, नए हिस्से हैं, वहां पर कुछ एक दरारें हमें देखने को मिली हैं, लेकिन इस मंदिर की जो मुख्य इमारत है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। मैं बात करता हूं यहां मंदिर के एक कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, वरुण, जब ये तूफान आया था उस वक्त क्या इसके झटके मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए? बहुत बड़ा शक्तिशाली धक्का महसूस हुआ अंदर में भी। पशुपतिनाथ का जो गजूर था, गजूर के ऊपर में जो त्रिशूल था, वो इस तरह से हिलकर वो त्रिशूल जो है दोनों छत के ऊपर टच होने का जैसा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि भगवान शिव जी तांडव कर रहे थे। अच्छा, इतना बहुत शक्तिशाली, इतना तेज भूकंप का धक्का महसूस हुआ कि मेरे जीवन में मैंने अभी तक ऐसा फील ही नहीं किया था। तो क्या कोई मूर्ति, कोई अंदर की इमारत, क्या किसी को कोई नुकसान पहुंचा? मंदिर के अंदर, पशुपतिनाथ के गर्भगृह में, पशुपतिनाथ के अंदर कोई कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, कोई सब एज इट इज पोजीशन में है। नेपाल अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हिमालय की तलहटी में बसे इस खूबसूरत देश ने अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी झेली है। इस भीषण त्रासदी ने हजारों घरों में अंधेरा कर दिया, लेकिन उम्मीद की रोशनी बुझी नहीं है। उम्मीद है कि मलबे के ये ढेर मिट जाएंगे और जिंदगी की नई कोपलें निकलेंगी। उम्मीद है कि लोगों के हौसले के आगे हर मुश्किल हार जाएगी। उम्मीद है कि नेपाल इस त्रासदी को भूलकर एक नए जज्बे के साथ उठ खड़ा होगा। उम्मीद है कि जिंदगी एक बार फिर मुस्कुराएगी। ग्राउंड जीरो से IBN 7 की टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। भूकंप के हर अपडेट के लिए देखते रहिए IBN 7। नेपाल को कभी हमने हिंदुस्तान से अलग नहीं माना। नेपाल जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा रहा, इसीलिए हम उसको पड़ोसी कहकर पुकारते रहे। इस वक्त हमारा पड़ोसी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और एक पड़ोसी होने के नाते हम सब का फर्ज है कि हम पूरी तरीके से अपने पड़ोसी नेपाल की मदद करें। भारत सरकार अपने पड़ोसी की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। नेपाल के कई इलाकों में नेटवर्क 18 के बहुत से संवाददाता मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ काठमांडू से मेरे सहयोगी नीरज गुप्ता और कैमरामैन विमल कुमार जुड़ रहे हैं, जो कि दोनों लोग वहां पर मौजूद हैं। काठमांडू के भीमसेन टावर से हमारी सहयोगी पायल भुइयां और कैमरा पर्सन नेहा बिष्ट हमारे साथ हैं। वहीं नेपाल के गोरखा जिले से इस वक्त मेरे साथ प्रबोध, हमारे सहयोगी कुमार प्रबोध और कैमरामैन शेखर घोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन तीनों के साथ बातचीत करूंगा बारी बारी से। सबसे पहले नीरज, हम आपके पास आना चाहेंगे। हजारों लोगों ने वहां पर जान गंवाई है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आप पिछले 24 घंटे से वहां पर हैं, कितनी दहशत नीरज आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुमित, देखिए मरने वालों की तादाद भले ही 4000 का आंकड़ा छू रही हो, लेकिन सवाल उससे बड़ा है। आज दिन भर में मैं काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर, बगल के जिले भक्तापुर, थमेल इलाका, धरहरा, जहां पर कई लोगों की मौत हुई थी, 200 से ज्यादा शव निकाले गए थे, इन तमाम जगहों पर गया। लेकिन मेरा सामना जब उन दर्जनों इमारतों से हुआ जिनके मलबे में अब भी शवों के दबे होने की आशंका है, वो सबसे ज्यादा डरा देने वाला था। और वही ये आशंका पैदा करता है कि मरने वालों की तादाद का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा।
संकरी गलियां हैं जहां जेसीबी मशीन जा नहीं सकती है। कल पूरी रात बारिश हुई, राहत कार्य कछुआ चाल से चले, तो ऐसी सूरत में राहत और बचाव कार्यों की जो हालत है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक और बात है सुमित की, मोबाइल फोन्स काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शंस चल नहीं रहे हैं, लोग अपनों तक, अपने परिवारों तक अपने होने की सूचनाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बिजली नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके चलते मुझे लगता है इसके अलावा लगातार पिछले 2 दिन से, शनिवार को पहला भूकंप आया, उसके बाद रविवार को भी भूकंप आया, उसके बाद से भी हम भूकंप के हल्के झटके महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आने वाले दिनों में हो सकता है कि जमीन का कांपना बंद हो जाए, लेकिन आने वाले कई दिनों तक लोगों के दिलों का कांपना बंद नहीं होने वाला। बिल्कुल नीरज, और मैं समझ सकता हूं, मैंने देखा है काठमांडू को, बहुत ही सकरा और कंजस्टेड इलाका है, बहुत ज़्यादा वहाँ की आबादी है और बीते कुछ सालों में तो और बढ़ गई होगी। ऐसे में आज दिन में मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था कि किस तरीके से राहत कैंपों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। हालांकि कमी बोलने में भी मुझे आपत्ति है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रशासन, कोई भी व्यवस्था इन तैयारियों के लिए अचानक तैयार नहीं हो सकती है। क्या आपको दिखा लोगों में कि प्रशासन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, व्यवस्था को लेकर लोग बाग परेशान हैं? देखिए सुमित, राहत और बचाव कार्य चाहे वो सरकारें कर रही हैं, चाहे वो सेना कर रही है, चाहे वो स्वयं सेवक कर रहे हैं, उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन ये त्रासदी इतनी बड़ी है कि राहत और बचाव कार्य उसके सामने नाकाफी नजर आते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल राहत शिविर, मैं आज एक राहत शिविर में गया, वो आहत शिविर लगता है। वहां पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को शौच करने की सुविधा नहीं है, खाने का सामान नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों की जेबों में पैसे हैं लेकिन उन्हें खरीदने के लिए तिरपाल नहीं मिल रही है, रात के वक्त तापमान बहुत कम हो जाता है, खुले में सोना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर राहत और बचाव कार्य अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमें कहना पड़ेगा कि वो नाकाफी हैं। इसके साथ ही लगातार सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया है, ये लोगों को अब बताना शुरू कर दिया है कि हम हर गली कूचे तक, हर शख्स तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए लोगों को कोशिश करनी होगी, अपनी तमाम दिक्कतों के बाद ये कोशिश करनी होगी कि वो अपना ख्याल खुद करें और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू करें। तो ये साफ इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए, जिनकी पूरे परिवार बिछुड़ गए, वो ऐसी सूरत में क्या करेंगे। और एक बात और है, जो इमारतें जमींदोज होनी थी वो तो हो गई, लेकिन जो इमारतें खड़ी हैं, सुरक्षित हैं, लोग उनमें भी नहीं लौटना चाहते। मैं ऐसे कई परिवारों से मिला जो राहत शिविर में रह रहे हैं लेकिन अपने घर नहीं जाना चाहते, सुरक्षित घर खड़ा हुआ है लेकिन। भूकंप की हर अपडेट के लिए देखते रहिए IBN 7। नेपाल को कभी हमने हिंदुस्तान से अलग नहीं माना। नेपाल जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा रहा, इसीलिए हम उसको पड़ोसी कहकर पुकारते रहे। इस वक्त हमारा पड़ोसी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और एक पड़ोसी होने के नाते हम सब का फर्ज है कि हम पूरी तरीके से अपने पड़ोसी नेपाल की मदद करें। भारत सरकार अपने पड़ोसी की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। नेपाल के कई इलाकों में नेटवर्क 18 के बहुत से संवाददाता मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ काठमांडू से मेरे सहयोगी नीरज गुप्ता और कैमरामैन विमल कुमार जुड़ रहे हैं, जो कि दोनों लोग वहां पर मौजूद हैं। काठमांडू के भीमसेन टावर से हमारी सहयोगी पायल भुइयां और कैमरा पर्सन नेहा बिष्ट हमारे साथ हैं। वहीं नेपाल के गोरखा जिले से इस वक्त मेरे साथ प्रबोध, हमारे सहयोगी कुमार प्रबोध और कैमरामैन शेखर घोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन तीनों के साथ बातचीत करूंगा बारी बारी से। सबसे पहले नीरज, हम आपके पास आना चाहेंगे। हजारों लोगों ने वहां पर जान गंवाई है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आप पिछले 24 घंटे से वहां पर हैं, कितनी दहशत नीरज आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुमित, देखिए मरने वालों की तादाद भले ही 4000 का आंकड़ा छू रही हो, लेकिन सवाल उससे बड़ा है। आज दिन भर में मैं काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर, बगल के जिले भक्तापुर, थमेल इलाका, धरहरा, जहां पर कई लोगों की मौत हुई थी, 200 से ज्यादा शव निकाले गए थे, इन तमाम जगहों पर गया। लेकिन मेरा सामना जब उन दर्जनों इमारतों से हुआ जिनके मलबे में
अब भी शवों के दबे होने की आशंका है, वो सबसे ज्यादा डरा देने वाला था। और वही ये आशंका पैदा करता है कि मरने वालों की तादाद का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। संकरी गलियां हैं जहां जेसीबी मशीन जा नहीं सकती है। कल पूरी रात बारिश हुई, राहत कार्य कछुआ चाल से चले, तो ऐसी सूरत में राहत और बचाव कार्यों की जो हालत है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक और बात है सुमित की, मोबाइल फोन्स काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शंस चल नहीं रहे हैं, लोग अपनों तक, अपने परिवारों तक अपने होने की सूचनाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बिजली नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके चलते मुझे लगता है इसके अलावा लगातार पिछले 2 दिन से, शनिवार को पहला भूकंप आया, उसके बाद रविवार को भी भूकंप आया, उसके बाद से भी हम भूकंप के हल्के झटके महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आने वाले दिनों में हो सकता है कि जमीन का कांपना बंद हो जाए, लेकिन आने वाले कई दिनों तक लोगों के दिलों का कांपना बंद नहीं होने वाला। बिल्कुल नीरज, और मैं समझ सकता हूं, मैंने देखा है काठमांडू को, बहुत ही सकरा और कंजस्टेड इलाका है, बहुत ज़्यादा वहाँ की आबादी है और बीते कुछ सालों में तो और बढ़ गई होगी। ऐसे में आज दिन में मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था कि किस तरीके से राहत कैंपों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। हालांकि कमी बोलने में भी मुझे आपत्ति है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रशासन, कोई भी व्यवस्था इन तैयारियों के लिए अचानक तैयार नहीं हो सकती है। क्या आपको दिखा लोगों में कि प्रशासन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, व्यवस्था को लेकर लोग बाग परेशान हैं? देखिए सुमित, राहत और बचाव कार्य चाहे वो सरकारें कर रही हैं, चाहे वो सेना कर रही है, चाहे वो स्वयं सेवक कर रहे हैं, उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन ये त्रासदी इतनी बड़ी है कि राहत और बचाव कार्य उसके सामने नाकाफी नजर आते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल राहत शिविर, मैं आज एक राहत शिविर में गया, वो आहत शिविर लगता है। वहां पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को शौच करने की सुविधा नहीं है, खाने का सामान नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों की जेबों में पैसे हैं लेकिन उन्हें खरीदने के लिए तिरपाल नहीं मिल रही है, रात के वक्त तापमान बहुत कम हो जाता है, खुले में सोना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर राहत और बचाव कार्य अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमें कहना पड़ेगा कि वो नाकाफी है। इसके साथ ही लगातार सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया है, ये लोगों को अब बताना शुरू कर दिया है कि हम हर गली कूचे तक, हर शख्स तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए लोगों को कोशिश करनी होगी, अपनी तमाम दिक्कतों के बाद ये कोशिश करनी होगी कि वो अपना ख्याल खुद करें और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू करें। तो ये साफ इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए, जिनकी पूरे परिवार बिछुड़ गए, वो ऐसी सूरत में क्या करेंगे। और एक बात और है, जो इमारतें जमींदोज होनी थी वो तो हो गई, लेकिन जो इमारतें खड़ी हैं, सुरक्षित हैं, लोग उनमें भी नहीं लौटना चाहते। मैं ऐसे कई परिवारों से मिला जो राहत शिविर में रह रहे हैं लेकिन अपने घर नहीं जाना चाहते, सुरक्षित घर खड़ा हुआ है। लेकिन नेपाल ठीक सटा है बिहार से, तो बिहार और यूपी के ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं और ढेर सारे लोग हमको यहाँ पर मिले, जो आज जब रास्ता खुला कई जगहों से ज़मीन पर जाने का पहाड़ से, तो वहाँ अपने घर की ओर गए। लेकिन अभी भी हजारों लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं। हालांकि गांव में बिहार के या फिर हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा क्षति होने की, बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका यहाँ पर नहीं है हिंदुस्तानियों के ख्याल से देखें। लेकिन वो भी फंसे पड़े हैं और उनको निकलने का आज कुछ रास्ता मिला है, कई लोग गए हैं, लेकिन बाकी लोग, क्योंकि अगर रास्ता खुला भी है तो बसें नहीं हैं, दूसरे संसाधन नहीं है जिससे लोग अपने घरों तक वापस लौट पाएँ, वो मजबूर होकर यहीं पड़े हैं। तो उनकी एक ही आरज़ू है, उनकी एक ही प्रार्थना है भारत सरकार से या नेपाल सरकार से कि उनको घर तक वापस पहुंचाने का इंतजाम किया जाए, जो कि होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन इस जिले की बात करें, जो गोरखा जिले की बात करें, तो वहां पर भारतीय जो हैं उनमें से ज़्यादातर सकुशल हैं, सुरक्षित हैं फिलहाल अब तक, और इंतजार इस बात का है कि वो यहाँ से सुरक्षित अपने घर तक वापस जा सके। कुमार प्रबोध साहब, बहुत हिम्मत से आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत हौसले की ज़रूरत है। हालांकि ये वक्त नहीं है, लेकिन बताना चाहेंगे क्योंकि हमको चिंता है वहाँ फंसे तमाम लोगों की, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या वो किसी भी मुल्क के क्यों ना हो। इसीलिए नेटवर्क 18 ने सबसे पहले अपने रिपोर्टर को काठमांडू पहुँचाया। प्रभाकर हमारे साथी, जो आज इस वक्त लाइव पे नहीं है मेरे साथ, वो सबसे पहले पहुँचे हिंदुस्तानी रिपोर्टर थे काठमांडू में, जिन्होंने सबसे पहले वहाँ से रिपोर्ट्स भेजना शुरू किया। तमाम मुश्किलों के बावजूद उस वक्त बारिश हो रही थी और दोबारा भूकंप आने का खतरा था, उसके बावजूद भी हमारे बहुत से रिपोर्टर्स वहां पहुंचे। प्रभाकर के अलावा अनुभा है, कर्मा है, नीरज है, पायल है, नेहा है, हमारे करीब 16 लोग इस वक्त वहां पर हैं जो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्निकल स्टाफ भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। कोशिश है
तमाम जानकारी, पल पल की खबरें हम अब तक ना सिर्फ खबरें पहुंचाएं बल्कि उन बिछड़ों को भी मिला सकें जो पिछले 3 दिनों से परेशान हैं अपने परिवार वालों के बारे में जानने के लिए। अगर आप हमारी किसी भी तरीके से और मदद चाहते हैं तो हमको अप्रोच करिए, हमारी वेबसाइट पर, हमारे ईमेल एड्रेस पर अपनी समस्याएं हमको बताएं, अपने लोगों के नंबर्स हमको दें, उनकी फ़ोटोग्राफ्स हमको भेजें, वो हम भेजने की कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर्स को काठमांडू में, और उनके ज़रिए आपस में आप लोगों की बात करवाने की कोशिश हम कर सकते हैं। इतना तो किया जा सकता है एक भारतीय होने के नाते, एक भारतीय चैनल होने के नाते। और जैसा कि मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, नेपाल को हमने कभी अपने से अलग माना ही नहीं। हमारा सबसे करीबी, हमारा अपना पड़ोसी है, और शायद इसीलिए हिंदुस्तानियों ने नेपालियों के साथ कभी कहीं कोई भी अंतर करने की कोशिश को दूर नहीं की। इसीलिए आज आलम यह है कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों में, भारत के तमाम शहरों में एक इलाका ज़रूर ऐसा होता है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में नेपाल से आए बाशिंदे अपना मोहल्ला बनाकर रहते हैं, अपना इलाका बनाकर रहते हैं। ऐसा ही एक नगर है जम्मू में, गोरखा नगर। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में नेपाल के नागरिक रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में ये लोग सालों से यहाँ रहते आए हैं। इन्हीं में से एक परिवार है रेखी राम साहब का, जो गोरखा नगर में रहते हैं। लेकिन रेखी राम के दोनों बेटे भूकंप के दौरान परसों के पहले से ही नेपाल में थे। त्रासदी के बाद से दोनों बेटों की कोई जानकारी अभी तक रेखी राम को नहीं मिली है। रेखी राम परेशान हैं, चिंतित हैं। उनके दर्द को समझने की, साझा करने की कोशिश की जम्मू में मौजूद हमारे सहयोगी पवन शर्मा ने। हम इस वक्त जम्मू के गोरखा नगर बस्ती में हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक परिवार बैठा है। इनके 2 बच्चे वहाँ पर नेपाल में हैं जिनका अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया है। भूकंप वाले दिन इनसे बात हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं हुई। हमारे साथ रेखी राम, इनसे बात करते हैं। क्या हुआ था, पूरा वाकया बताइए। आपके 2 बच्चे वहाँ पर कितने था, क्या हुआ, पूरी कहानी बताइए। आहो, मेरे छोटे बेटे ने जो है प्रकाश है, उसने मेरे साथ बात की थी शनिवार को सवेरे 10 बजे कि मैं कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके 1 घंटे के बाद मैंने टीवी लगा कर देखा तो उधर भूकंप आई हुई थी। तो घबरा कर फिर मैंने फ़ोन लगाया, कांटेक्ट नहीं हो पाया। तब से हम फ़ोन लगा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं हो पाता है। दूसरे के साथ भी, भरत के साथ भी बात नहीं हो रही। वो होटल में रहता है और वहाँ पर उसको अभी 1 महीना हुआ गया हुआ, तो वहाँ होटल में काम करता था। तो वहाँ पर तो सब देश नहस हो गई है। इस वजह से वो कहाँ पर है, क्या है, हमने कांटेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ से कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, कोई पता लगता है ही नहीं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे बच्चों का से कहीं खबर मिले। तो हम इसलिए उसके आभारी हैं, आप लोग गवर्नमेंट से आभारी हैं कि हमारे बच्चों का कोई खबर मिले। यही मुझे एक चीज़ बताइए कि वहाँ पर गोरखा नगर बस्ती के बहुत से लोग वहाँ पर रहते होंगे, रिश्तेदार, आपके भी रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। कितने लोग वहाँ पर हैं जिनसे आपका संपर्क नहीं हुआ? आप कह रहे हैं आपकी बहू भी वहाँ पर है। किन किन लोगों से बात अभी तक हो पाई और किन लोगों से नहीं हुई? बहू के साथ मेरे जॉय नहीं बात की कि रात को, हाँ उनके साथ बात हुई, वो लोग ठीक हैं, सुरक्षित जगह में बैठे हुए हैं, ऐसे कहा गया। और मेरे बड़े भाई का बेटा है, वो उसके साथ भी नहीं हुई है। दूसरा मेरा छोटा भाई है, उसके परिवार हैं, उनसे भी नहीं हुई है। और सारे काठमांडू में रहते हैं, वो भी अपना कारोबार करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, तो उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। सारे सबके साथ हमने कोशिशें की है, अभी तक कोशिश कर रहे हैं। माता जी, आप मुझे बताइए, जब से गए हैं आपके, जब जैसे भूचाल आया है उसके बाद आपसे कोई बात हुई? मुझसे 1 हफ्ता पहले ही होगी थी, ये दूसरा सीधा ऐसी बातें नहीं हुई मेरे। तो दोनों बेटों से बात नहीं हुई? नहीं हुई। तो जिस दिन से भूकंप आया, आपने टीवी में देखा, तबाही हुई है, उसके बाद आपने आपकी बहू या किसी बच्चे से बात? नहीं, किसी से इतनी बात नहीं हुई। तो क्या क्या चाहते कि अभी सरकार क्या करे? बच्चे चाहिए, सही चलो। तो ये वो परिवार है जो गोरखा नगर में रहता है। इनके दोनों बच्चे, बहू, उसके बच्चे वहाँ पर काठमांडू में है। जिस दिन भूचाल वहाँ पर आया था उसके बाद इनसे संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि बहू से इनकी बात हुई थी। माँ परेशान है बच्चों के लिए कि किसी न किसी तरीके से अपने बेटों से संपर्क हो। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। रेखीराम के परिवार के साथ, उनके जैसे तमाम नेपाली भाई बहनों के साथ IBN 7 की, नेटवर्क 18 की पूरी आप कह सकते हैं कि उनको हम कोशिश करते हैं, हौसला बनाने की कोशिश करते हैं, हिम्मत बनाने की कोशिश करते हैं कि जल्द ही सब कुछ ठीक होगा और बहुत जल्द उनके खोए हुए उन तक पहुंच पाएंगे, उनसे संपर्क कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी हौसले के साथ कि जो कुछ हुआ वो हो चुका है और फिर से हिम्मत मिले
ताकि एक बार फिर से तमाम तिनकों को जोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत वो तमाम लोग कर पाएँ जिनका आशियाना बिखर चुका है। IBN 7 में इस कवरेज में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।